चलिए आज बात करते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ की जिसने अमेरिका और ईरान के रिश्तों की पूरी कहानी ही पलट दी। एक ऐसी कहानी जिसमें जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन गए। जरा सोचिए, तारीख थी 4 नवंबर 1979। तेहरान में अमरीकी दूतावास पर अचानक धावा बोल दिया जाता है और 52 अमरीकियों को बंधक बना लिया जाता है। बस इसी एक घटना ने दशकों तक चलने वाले एक बहुत बड़े टकराव की नींव रखी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। एक वक्त था जब ये दोनों देश बेहद करीबी सहयोगी थे, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस दुश्मनी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें पहले उस गहरी दोस्ती को समझना होगा जो इसके पहले मौजूद थी। शायद यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन हाँ, 1979 से पहले अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही गहरे रिश्ते थे। आर्थिक और सैन्य हर स्तर पर एक मजबूत साझेदारी थी। आज के हालात देखकर तो लगता ही नहीं कि कभी ऐसा भी था। तो कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1953 में। हुआ ये कि ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया। अब ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल रास नहीं आई, क्योंकि उनका तो पूरा खेल ही ईरानी तेल पर टिका था। बस फिर क्या था, उनकी खुफिया एजेंसियां CIA और MI6 ने मिलकर मोसद्देक की सरकार गिरा दी और उनकी जगह शाह रजा पहलवी को गद्दी पर बिठा दिया, जो पश्चिमी हितों के दोस्त थे। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ईरान का तेल तो था, लेकिन उसका कंट्रोल और मुनाफा वापस अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों के हाथ में चला गया। और ये बात ईरानी लोगों के दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई। यहीं से असली गुस्से की शुरुआत हुई। अब इस कहानी के दो सबसे अहम किरदारों पर आते हैं, जिनके ईरान के भविष्य को लेकर नजरिए बिल्कुल अलग थे, और यही टकराव की असल वजह बना। यहाँ ईरान के लिए दो बिल्कुल अलग अलग सोच थीं। एक तरफ थे शाह, जिनकी थी व्हाइट रेवोल्यूशन। वो ईरान को मॉडर्न, वेस्टर्न और सेक्युलर बनाना चाहते थे, और उनकी अपनी लाइफस्टाइल बेहद आलीशान थी। दूसरी तरफ थे अयातुल्ला खुमैनी। उनका विजन इसके बिल्कुल उलट था। वो चाहते थे कि ईरान से पश्चिमी प्रभाव पूरी तरह खत्म हो जाए और एक ऐसा समाज बने जो इस्लामी कानून पर चले, यानी एक इस्लामिक गणराज्य। शाह का शासन धीरे धीरे काफी जालिम होता जा रहा था। उनकी एक खुफिया पुलिस थी सावाक। कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाता तो उसे बेरहमी से कुचल दिया जाता था। ऊपर से भ्रष्टाचार और जनता के पैसे पर शानो शौकत, जैसे 1971 का वो मशहूर परसेपोलिस उत्सव। ये सब देखकर आम जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। भले ही उन्हें देश से निकाल दिया गया था, अयातुल्ला खुमैनी के संदेश लगातार लोगों तक पहुंच रहे थे, और उनका संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था कि शाह ने अमेरिका और इजराइल के फायदे के लिए हमारे देश, हमारी आज़ादी और हमारे लोगों को बेच दिया है। और फिर लोगों का ये जो दबा हुआ गुस्सा था ना, वो एक ऐसी क्रांति में बदल गया जिसने ईरान का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद तो घटनाएं इतनी तेजी से बदलीं। सितंबर 1978 में ब्लैक फ्राइडे के दिन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी गई, जिसने आग में घी का काम किया। जनवरी 1979 आते आते हालात इतने खराब हो गए कि शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा, और ठीक अगले महीने फरवरी 1979 में अयातुल्ला खुमैनी एक हीरो की तरह ईरान वापस लौटे। खुमैनी की लोकप्रियता का अंदाजा लगाना है तो जरा इस नंबर को देखिए। जब वो तेहरान लौटे तो एक अनुमान के मुताबिक करीब 50 लाख लोग, जी हाँ 50 लाख लोग उनके स्वागत के लिए सड़कों पर थे। ये जन समर्थन अभूतपूर्व था। लेकिन असली संकट की चिंगारी तब भड़की जब अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने भागे हुए शाह को कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका आने की इजाज़त दे दी। ईरान के लोगों को लगा कि अमेरिका एक बार फिर उनके दुश्मन को पनाह दे रहा है, और बस इसी गुस्से में आकर छात्रों ने अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया। और ये कोई 1-2 दिन का प्रदर्शन नहीं था। उन 52 अमेरिकी राजनयिकों को पूरे 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया, मतलब लगभग 1.5 साल। अब अमेरिका के लिए ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही साहसी लेकिन आखिर में एक विनाशकारी सैन्य बचाव अभियान की योजना बनाई।
प्लान काफी कॉम्प्लेक्स था। पहले स्पेशल फोर्स को हेलीकॉप्टर से एक दूर दराज रेगिस्तानी इलाके में उतारना था, फिर वहां से एजेंट उन्हें तेहरान ले जाते, फिर कमांडोज दूतावास पर हमला करके बंधकों को छुड़ाते और आखिर में हेलीकॉप्टर सबको एक स्टेडियम से निकाल ले जाते। लेकिन कहते हैं ना, जब किस्मत खराब हो, मिशन शुरू होते ही गड़बड़ हो गई। मिशन के लिए कम से कम 6 हेलीकॉप्टरों की जरूरत थी, लेकिन तकनीकी खराबी और रेगिस्तानी तूफान की वजह से 8 में से सिर्फ 5 ही काम करने लायक बचे, जो इस मिशन के लिए काफी नहीं थे। तो मिशन रद्द करना पड़ा। लेकिन असली त्रासदी तो वापसी के दौरान हुई। उस अफरा तफरी में एक हेलीकॉप्टर एक विमान से टकरा गया, एक भयानक विस्फोट हुआ और 8 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। तो इस पूरे ऑपरेशन का नतीजा क्या रहा? एक बड़ा सा 0। एक भी बंधक को नहीं छुड़ाया जा सका और ऊपर से अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने भारी अपमान झेलना पड़ा। इस संकट के बाद ईरान ने खुद को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया और एक ऐसी नई राजनीतिक और सैन्य संरचना बनाई जो आज तक कायम है। इस नए ईरान की नींव विलायत फकीह के सिद्धांत पर रखी गई थी। इसका मतलब है कि जब तक 12वें इमाम वापस नहीं आते, तब तक देश का शासन एक सबसे बड़े इस्लामी कानून के जानकार यानी सुप्रीम लीडर के हाथ में रहेगा। वही सर्वोच्च राजनीतिक और धार्मिक अथॉरिटी है। तो इस नए सिस्टम में सबसे ऊपर है सुप्रीम लीडर। उनके नीचे है एक गार्डियन काउंसिल जो कानूनों और चुनावी उम्मीदवारों को मंजूरी देती है, और क्रांति की रक्षा के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली नई सेना बनाई गई, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC। तो 1979 की ये क्रांति सिर्फ एक घटना नहीं थी, इसने मिडिल ईस्ट में पावर का पूरा खेल बदल दिया। इसकी गूंज आज 45 साल बाद भी पूरी दुनिया की राजनीति में सुनाई देती है, और इसकी विरासत आज भी वैश्विक संबंधों को किस तरह से प्रभावित कर रही है, ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी उतना ही अहम है।